भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को केवल झारखंड ही नहीं, मैं कह सकता हूं यह हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। पहली बार इस हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के स्तर पर सार्वजनिक रूप से सम्मान देने का काम यदि किसी ने किया है बहनों भाइयों तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, जिन्होंने कि बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को अपना सम्मान दिया है। आज यदि मैं यहां पर आया हूं, नीलकंठ जी के लिए वोट मांग रहा है। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, नीलकंठ जी को आज से नहीं लगभग 25 वर्षों से मैं अच्छी तरह से जानता हूं। नीलकंठ जी को काम करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में हमने देखा है। नीलकंठ जी विकास के मामले में आपकी कितनी चिंता करते हैं मुझसे बेहतर आप जानते हैं, लेकिन लंबे समय तक मंत्री रहते हुए भी झारखंड सरकार में मैं यह कह सकता हूं नीलकंठ के बारे में, चाहे हमारा विरोधी भी क्यों न हो, बहना भाई उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कोई कि नीलकंठ जी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। ऐसे हमारे यह यहाँ के जन प्रतिनिधि नीलकंठ जी मुंडा, उन्हीं के लिए मैं वोट मांग आया। और मैं यह भी कहने आया, जो भी उन्होंने वादे आपसे किए हैं, और वह झारखंड की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए हैं, मेरे बहनों भाइयों, हर एक वादे को हमारी पार्टी पूरा करेगी। और यह बात मैं इसलिए दावे के साथ कहना चाहता हूं, यहां पढ़े लिखे लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं। मैं उनसे कहूंगा कि 1951 से लेकर अब तक, जब हमारी पार्टी का जनसंघ के रूप में जन्म हुआ था, तब से लेकर आज तक हमारे घोषणा पत्र को उठाकर कोई देखे, हमने अपने घोषणा पत्रों में जो भी कहा है अक्षरशः उसका पालन किया है। मेरे बहनों भाइयों, 2014 में भी मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में मोदी जी चुनाव के मैदान में थे। उस समय भी घोषणा पत्र जो जारी किया था हम लोगों ने, जो भी वादे कहा किया था हम लोगों ने देश की जनता से, अक्षरशः हर वादे को पूरा किया है। मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, आपको लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया है, तो डंके की चोट पर आइए जनता की अदालत में, बतलाइए किस वादे को हमने पूरा नहीं किया। और हम डंके की चोट पर आपको बतला सकते हैं, जब भी हिंदुस्तान की जनता से कांग्रेस ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, राजद ने, इन लोगों ने वादे किए हैं बहनों भाइयों, बराबर अपने वादों को उन्होंने कभी पूरा नहीं किया है और जनता की आंखों में धूल झोंक कर जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। हमारी विश्वसनीयता पर कोई माखनलाल सवालिया निशान नहीं लगा सकता। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हम जो कहते हैं वह करते हैं। आज कल आप लोग यह देख रहे होंगे कि कांग्रेस के नेता बराबर यह दावा कर रहे हैं कि हम जल्दी ही, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। भारत में कुल कितनी जातियां हैं हम इसका पता लगाएंगे। बहनों भाइयों, ये आपके साथ मैं मानता हूं ये धोखा है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस के दोस्तों को कि साल 2011 में एक सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना हुई थी और जिसमें करीब 46 लाख जातियां, उपजातियां और गोत्र निकल कर आए थे। और यह संख्या इतनी विशाल थी कि उस समय जिन लोगों ने रिपोर्ट तैयार की थी, इस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी उन्होंने नहीं किया था। यह हालत हो गई थी। समाज कल्याण मंत्रालय के अनुसार अनुसूचित जातियां लगभग 1200 से अधिक थी और अनुसूचित जनजातियां लगभग 750 से अधिक थी और ओबीसी जातियां लगभग 2500 के आसपास थी। यह जात का पिटारा उन्होंने खोलकर कांग्रेस यह किस्सा भला करना चाहती है। और मैंने कहा कि 50 वर्षों तक आपने इस हिंदुस्तान में हुकूमत की है, आपको पहले क्यों नहीं आपने चिंता की कि जातिगत जनगणना चलानी चाहिए और जात के आधार पर लोगों को आरक्षण की सुविधा देनी चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी से यह मैं कहना चाहता हूं कि हजारों लाखों की संख्या में जो जातियां हैं उनके कल्याण के लिए
आपके पास क्या रूपरेखा है, आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, क्या रोड मैप है, यह पहले हिंदुस्तान की जनता को बताया जाना चाहिए। लाखों जातियां, उपजातियां, वोट, आप कैसे उनको आरक्षण की सुविधा मुहैया कराएंगे, किस जाति को कितना आरक्षण का लाभ मिलेगा, यह देश की जनता को बताया जाना चाहिए। आप इस तरीके से कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और लोगों को इस आधार पर हम आरक्षण की सुविधा देंगे, क्या रूपरेखा है आपके पास? एक बार वह रूपरेखा कांग्रेस को लेकर आना चाहिए, इंडिया अलायंस को लेकर आना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान में एक बार उस पर खुली बात हो सके। बहनों भाइयों, हम भी समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए लोगों का उत्थान चाहते हैं, हम उनका विकास चाहते हैं, हम उनके पिछड़ेपन को, गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं। कई कदम हम लोगों ने उठाए। कांग्रेस ने क्या किया है? हिंदुस्तान को गरीब बनाया है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहनों भाइयों, आप जानते हैं यह हमारा भारत जो 2014 में दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा था, 7 वर्षों के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वह करिश्मा कर दिया मेरे बहनों भाइयों, कि हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में जो 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और मैं नहीं, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्में, वित्तीय संस्थाएं और अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, अभी सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है कि 2027 आते आते, यानी आज के 2.5 वर्ष के बाद, हमारा यही भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। पहला देश होगा अमेरिका और दूसरा देश होगा चीन और तीसरा देश यदि कोई होगा कि हमारा और आपका देश, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत होगा, भारत होगा। सारे लोग ये कह रहे हैं, इन लोगों ने क्या है? यह बराबर देश की जनता की आंखों में धूल झोंककर उसका समर्थन या हासिल करने की कोशिश करते हैं, बिना किसी रोड मैप के, बिना किसी ब्लूप्रिंट के आकर आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं और यह कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि बन गई तो संविधान समाप्त कर देंगे, संविधान में संशोधन कर देंगे। बहनों भाइयों, सबसे बड़ा 42वां संशोधन संविधान में यदि किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया। झूठ बोलने की भी इंतहा होती है मेरे बहनों भाई। कहां तक ये झूठ बोलना चाहिए? कई बार इन्होंने संविधान में परिवर्तन किया है, यहां तक कि संविधान की प्रस्तावना, जिसे प्रियम्बल कहते हैं अंग्रेजी में, वह संविधान की आत्मा मानी जाती है। उस संविधान की आत्मा प्रियम्बल में भी संशोधन करने का काम इस कांग्रेस ने किया और आज आकर देश की जनता की आंखों में धूल झोंककर सरकार बनाना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के दोस्तों को बतलाना चाहता हूं, इंडिया अलायंस के लोगों को बतलाना चाहता हूं, 75 वर्षों के इस आजादी के काल में जनता अब राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक हो चुकी है मेरे बहनों भाइयों। अब वो किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। इसलिए मैं पुनः अपनी बात को दोहराना चाहता हूं, कांग्रेस यह बताए, कांग्रेस के नेता ये बताएं, जातिगत जनगणना अब तक आपने क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं जात के आधार पर आपने आरक्षण की व्यवस्था की? क्या करना चाहते हैं? बहनों भाइयों, जनता की आंखों में धूल झोंककर इस तरीके से राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह धोखा है आपके साथ। और मैं आपसे कहूंगा, यदि कांग्रेस के लोग मिलते हैं तो ये बतलाइए, पूछिए कि आप ये बताओ कि इस हिंदुस्तान में कितनी जातियां हैं, किस जाति को कितना आरक्षण दोगे? जब तक यह नहीं बतलाते मेरे बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में कांग्रेस को समर्थन नहीं मिलना चाहिए। मैं आपसे यह अपील करना चाहता हूं। बराबर ये धोखा देते हैं। झारखंड की क्या हाल है? झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 साल से यहां पर सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चे की चल रही है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है, राजद भी उसमें शामिल है। लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार के मामले में यहां के मुख्यमंत्री को जेल की हवा खानी पड़ रही है।
मैं कहना चाहता हूं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में सरकारें चला रही है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गया? यहां पर भी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं बाबूलाल मरांडी, यहां पर हमारे मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा, रघुवर दास। क्यों नहीं कोई मां का लाल उनके ऊपर उंगली उठाकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा देता? क्यों नहीं उठाकर उनको कोई जेल भेज देता? भ्रष्टाचार करेंगे, जेल जाएंगे, वे कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमको जेल भेज दिया। मेरे बहनों भाइयों, आपको विचार करना है, फैसला आपके हाथों में। अवैध घुसपैठिए झारखंड में प्रवेश कर चुके हैं। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, आरजेडी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, लालू जी आप भी बतलाइए क्या कारण है कि हमारे झारखंड में जहां पर 52% 52% जहां पर आदिवासी थे, आज उनकी संख्या घटकर 28% क्यों हो गई? क्या कारण? मेरे बहनों भाइयों, इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं। हालात बहुत ही बदतर हो गए, यहां तक कि अब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक नहीं होती, तीज त्योहारों पर भी पत्थरबाजी होती है। झारखंड को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया और यहां के आदिवासी समाज की जो संस्कृति थी और आदिवासी समाज दोनों को उन्होंने संकट में डाल दिया। आज वो खतरे में पड़ गई। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं बहनों भाइयों कि फैसला आपके हाथों में, सोच समझकर फैसला कीजिए। किसी के बहकावे में आपको आने की जरूरत नहीं है। यही झारखंड है, नक्सलवाद का बोलबाला था 5 साल तक, प्रारंभ में 2014 से लेकर 2019 तक। मैं भी यहां का भारत का गृह मंत्री था। आपने देखा होगा वह क्षण गृह मंत्री के रूप में भी आया था, नक्सल बेल्ट में मोटरसाइकिल चलाकर और अपनी सिक्योरिटी फोर्स को लेकर मैं गया था। वह क्षण भी आपने देखा होगा। चाहे कुछ भी हो, नक्सलवाद पहले की अपेक्षा कम हुआ है मेरे बहन। और मैं दावे के साथ कहता हूं, नक्सलवाद इस हिंदुस्तान की धरती से समाप्त होकर रहेगा बहनों भाइयों। बराबर देश की जनता से झूठ बोलना, धोखा देना इन लोगों ने किया। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि आप लोग फैसला कीजिए तो समझ पूछ कर करिए। अब चंपाई सोरेन ने क्या गलती की थी? आपने क्यों मुख्यमंत्री बनाया? अब मुख्यमंत्री बनाया तो 3-4 महीने उन्हें और रहने दिए होते कुर्सी पर। क्या आसमान टूट पड़ता? क्या जल्दी थी कि 2 महीना के लिए आप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे? बहनों भाइयों, उनकी नीयत में खोट है, नीयत में खोट है। लूटने का अवसर कहां मिलेगा? लेकिन चंपाई सोरेन पर बेईमानी का आरोप कोई नहीं लगा सकता। यह हालत इन लोगों की हो गई है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग मेरे बहनों भाइयों सोच समझकर फैसला करिए। और आरक्षण की बात जैसा नीलकंठ जी ने कहा है, किसी की हिम्मत नहीं है कि आरक्षण समाप्त कर दे। मेरे बहनों भाइयों, मैं डंके की चोट पर यह कहकर जा रहा हूं, इसकी चिंता मत करना। और ये कहते हैं झारखंड चीन की दीवार है, कोई लांग नहीं सकता, इस पर जो चढ़ेगा वो खत्म हो जाएगा। मानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही चलेगा और कोई नहीं चलेगा। चीन की दीवार है झारखंड। अरे बहने भाइयों, चीन की दीवार उन्होंने देखी है कि नहीं देखी है मैं नहीं जानता हूं। मैंने तो देखा है चीन की दीवार। चीन की दीवार पर लाखों लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं और मैं हमारी भी फोटो चीन की दीवार पर खड़े हुए दिखाई पड़ेगी। और आदिवासी समाज का इन लोगों ने क्या सम्मान किया? इन लोगों ने आदिवासी समाज को धोखा दिया, छला है, अपनी झोली भरी है, अपनी जेब भरी है। पहली बार 2012 में पीए संगमा साहब आदिवासी समाज के थे, उनको राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाने का काम किया तो हम लोगों के गठबंधन ने किया था मेरे बहन। रामनाथ जी को भी
अनुसूचित वर्ग से आने वाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने का काम भी यदि पहली बार किसी ने पहल की थी तो हम लोगों की पार्टी ने किया था, मेरे बहन भाइयों, हमारे एनडीए ने किया था। द्रौपदी मुर्मू जी, क्या आज भारत के इतिहास में कोई भी आदिवासी भारत का राष्ट्रपति बना था? पहली बार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का राष्ट्रपति बनाने में किसी ने पहल की है तो भारतीय जनता पार्टी ने पहल की है। ये कहते हैं कि आएंगे तो धारा 356 संविधान की लगाकर ये बराबर सरकारों को सबको भंग कर देंगे। बहनों भाइयों, 90 बार इन लोगों ने कांग्रेस ने राज्य सरकारों को भंग किया है, गिराया। चुनी हुई सरकारों को, जिन सरकारों को आपने चुना था उन सरकारों, कोई यह बताए कि मोदी जी ने एक भी चुनी हुई सरकार को कभी गिराया हो? एक भी सरकार को गिराया? इन लोगों ने बहुत सारे अपराध किए और इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि मेरे बहनों भाइयों, आप सबका समर्थन जो हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उन्हें प्राप्त होना चाहिए। अभी अभी छठ का पर्व समाप्त हुआ है, आप लोगों ने धूमधाम से यह पर्व मनाया होगा और आप ये देख रहे हैं कि एक तरफ छठ का पर्व इधर समाप्त हुआ है, इधर लोकतंत्र का पर्व जो चुनाव होता है वह भी अपनी समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे यह चुनावी लोकतंत्र का चुनावी पर्व आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों का विश्वास ये पक्का होता जा रहा है सारे हिंदुस्तान में कि झारखंड में सरकार यदि किसी की बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनने जा रही है। यह भरोसा, यह विश्वास लोगों का पक्का हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को मैं कहता हूं, जे से जमकर, यम से मलाई और दूसरे यम से मारो। जे यम, यम का मतलब जमकर मलाई मारो। यह है इनकी पार्टी। और देखिए, हवा का रुख साफ है, हवा का रुख साफ है। अब जिसने इनकी प्रस्तावना की थी चुनाव के लिए, आपके यहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की, मंडल मुर्मू ने इनकी प्रस्तावना की, दस्तखत बनाया कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ो। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब मंडल मुर्मू ने देखा कि हवा का रुख खिलाफ है, इसीलिए मंडल मुर्मू ने कहा भले ही प्रस्तावना छोड़ो उसको, चलो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाओ। और आज मंडल मुर्मू यदि कहीं पर है तो मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के साथ। हवा का रुख यह बतला रहा है कि झारखंड में यदि सरकार किसी की बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ये एनडीए सरकार बनने जा रही है। इसलिए मैं आप सभी से अपील कर रहा हूं, आपका भरपूर सहयोग बहनों भाइयों प्राप्त होना चाहिए। और नीलकंठ जी को आप लोगों में से उतना नजदीक से नहीं जानते होंगे, मैं सरकार में रहा हूं, मैं नजदीक से जानता हूं। नीलकंठ ईमानदार भी हैं, लेकिन गरीबों के हक पर किसी को डाका डालते हुए देखते हैं तो सीधे का बटन खोलकर लड़ने की कुव्वत भी हमारे नीलकंठ जी के अंदर है। इसलिए मैं कहने आया हूं कि आप सबका समर्थन इन्हें प्राप्त होना चाहिए। अब कुछ बातें इन्होंने कही, हम लोग करेंगे क्या? पहले तो मेरे बहनों भाई आप सुन लेना, घुसपैठिए जो आए हैं बाहर से, उनके द्वारा कब्जाई गई जमीन को वापस कराने के लिए, फिर से आपको दिलाने के लिए हम लोग एक नया कानून बनाएंगे। ये मंजूर है? पीछे के लोगों को मंजूर है? और वनाधिकार पट्टों का वितरण करेंगे, वनाधिकार पट्टों का यह वितरण सुनिश्चित करेंगे। और आदिवासी और अनुसूचित जातियों के ऊपर वन विभाग के द्वारा जो छोटे मोटे मुकदमे दर्ज हैं उसकी समीक्षा करके हम उनको वापस लेंगे। यह ठीक है? 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर, 500 में, जो 1200 में मिलती है, 500 रुपये में। अब वो भी साल में 2 एलपीजी गैस सिलेंडर मुफ्त। जितना हलवा पकाना हो हलवा पका के खा लो। और 5 वर्षों में 5 लाख स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे। 2,27,500 सरकारी पदों पर
निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से हम लोग नियुक्ति करेंगे। और यहां पर बीए, एमए यानी जो स्नातक और स्नातकोत्तर पास हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, उनको अपना कैरियर बनाने के लिए उनको नौकरी नहीं मिली है, 2 वर्ष तक उन्हें हम 2000 रुपया प्रतिमाह मुहैया कराएंगे। 2 वर्ष तक 2000। और इतना ही नहीं, राज्य के जो गरीब हैं, पिछड़े वर्ग हैं, कि प्रत्येक बालिका को केजी से लेकर पीजी तक, माने पहली दर्जा से लेकर तक बिल्कुल अंत तक, दर्जा 16वीं तक शिक्षा इनको मुफ्त में दिलाई जाए। और इस स्कीम का नाम है फूलो झानो पढ़ो बिटिया। और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, बहुत सारी चीजें। और धान के खरीद के बारे में तो नीलकंठ जी ने आपको बता दिया है। पर प्रति क्विंटल कितनी कीमत मिलती है इस समय, कोई बताएगा? प्रति क्विंटल इस समय कीमत कितनी है धान की? 2100। बस इस बार जीत जाने दो, उसके दूसरे महीने से आपको 3100 मिलेगा। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मिलेगा। और सुन लो, बिना किसी कटनी छटनी के 3100 रुपया प्रति क्विंटल की दर से आप डीबीटी से ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपके बैंक खाते में। यह हम लोगों ने फैसला किया है। और साथ ही साथ आरक्षण देने को मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं इसके लिए। और जो वृद्ध हैं, विधवा हैं, दिव्यांग हैं, जो इनको अब तक मासिक पेंशन मिलती रही है, उसको बढ़ाकर हम लोग 2500 रुपया महीना कर देंगे। 2500 रुपया महीना कर देंगे। जो हमारी माताएं बहनें वृद्ध हैं, उनको इसका पूरा लाभ मिलेगा। अभी इतनी ज्यादा बातें हम लोगों ने कही है कि सब याद रखना बड़ा मुश्किल है। और 500 करोड़ रुपया खर्च करके सिद्धो कानून शोध केंद्र स्थापित करेंगे। और गांवों में स्मारकों, सूचना केंद्रों और प्रदर्शनियों के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हो और नीलांबर पीताम्बर जैसे आदिवासी नायकों को सम्मानित करेगी भारतीय जनता पार्टी। मेरे बहन, इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं कि आप सबका भरपूर सहयोग भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। यही हमारी अपील है। तो मैं मानकर जाऊं, पक्का जिता देंगे, पक्का जिता देंगे। एक बार खड़े होकर जोर से ताली बजाइए तो मैं मान लूंगा। नीलकंठ लाइए, नीलकंठ वाह, अरे नीलकंठ जी, अब तो इन लोगों ने, लेकिन अब तक जितने वोटों से जिता है सारे रिकॉर्ड टूट जाने चाहिए, मैं अपील करके जा रहा हूं। और मैं यह भी बतलाना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तो मैं नीलकंठ जी से कहूंगा, नीलकंठ जी एक बार हमको फिर से यहां बुला लेना। और यहां पर मैं आऊंगा तो फूलों की हार, मोटी हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर यहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। आपको एक अभिनंदन करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद।